नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी सागर टीपीएन 20 न्यूज से टाइगरपुर न्यूज से। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए आएगी या इंडिया गठबंधन, बहुत ही जबरदस्त वीडियो आपके लिए और अंत तक बने रहिए। आपको 10 राज्य जो भारत के, उन राज्य में किसका वोट कितना है और किसका वोट कम है, किस व्यक्ति को, किस राजनीतिक दल को वहां कहां मेहनत करना चाहिए और किस तरह के समीकरण बन रहे हैं 10 राज्यों में। उसके बाद जो 32 राज्य हैं उनकी अगले बात करेंगे, लेकिन 10 राज्यों में 10 राज्यों के राजनीतिक समीकरण और शेयर वोट कितना किसका है। तो इससे पहले अगर आप कनेक्ट मेरे साथ नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लिए, मुझे सपोर्ट कीजिए आर्थिक रूप से और क्यूआर कोड पर सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, पॉलिटिकल लीडरशिप स्ट्रेटजी और मार्केटिंग, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है हर राजनीतिक पार्टी को, हर नेता को चुनाव जीतने के लिए जरूरत पड़ती है स्ट्रेटजी की, मार्केटिंग की और लीडरशिप की। तो ये वीडियो जो डिस्क्रिप्शन है उसको जरूर देखें। 10 राज्यों में 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर परिणाम और शेयर वोट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, जिसको 303 सांसद जीते, सदस्य बने और एनडीए को 353, बीजेपी को 37.96% वोट मिला, जबकि एनडीए को 45%। इतनी मजबूती, 45% दोस्तों पूरे देश से वोट मिला। और अलग अलग राज्य में बताएंगे तो बहुत ही दिलचस्प वीडियो। कांग्रेस की बात, कांग्रेस को पूरे देश से 52 सीटें, यूपीए को 92 सीटें 92 दोस्तों, और कांग्रेस का वोट बैंक 19.5 यानी 19.50 और बीजेपी का 37.36। अंतर देखिए 20 यानी कि 17% ज्यादा का अंतर है और राम मंदिर का मुद्दा आ गया है। तो दोस्तों वोट बैंक बनेगा। और आगे बात करेंगे मोदी की भारत विकसित संकल्प यात्रा और राहुल की भारत जोड़ो यात्रा, इससे क्या फर्क पड़ेगा, किसको टारगेट किया है, कितनी सीटों को टारगेट किया है। तो कांग्रेस को 19.50, ठीक है, और यूपी को 26% और एनडीए को कितना 45 दोस्तों। और अब लोग दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस लौट रही है। कैसे कांग्रेस लौट रही है? 45 पूरे देश से एनडीए का वोट बैंक और यूपी ये का 26%। अब इंडिया गठबंधन का होगा। तो अब और सीटों की बात करते हैं। डीएमके को 23 सीटें, आईआईटीसी को 22 और वाईएसआरसीपी को 22 और शिवसेना को 18, जेडीयू को 16, बीएसपी को 10, टीआरएस को 9 और एनसीपी को 5 और सीपीआईएम को 13 और आपको 1 और एआईएमआईडीएमके को 1। तो मोदी ने रणनीति इस्तेमाल करते हुए बिहार में 2019 में जेडीयू उनके साथ थी और जेडीयू फिर उनके साथ आ गई, तो फिर मजबूती। और अगर महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों, महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी दोनों पार्टी मजबूत थी और उनको तोड़कर खत्म कर दिया। शिवसेना को तोड़कर 2 भाग में कर दिया, जिसमें एक भाग एकनाथ शिंदे का और दूसरा भाग उद्धव ठाकरे का। तो वहां जो ताकतवर पार्टी थी उसको तहस नहस कर दिया। चुनाव आयोग ने जो चिन्ह था शिवसेना का वो एकनाथ शिंदे को दे दिया और एनसीपी को, जो एनसीपी को शरद पवार थे, उनकी पार्टी को तोड़कर अजीत पवार को दे दिया। अजीत पवार को चुनाव चिन्ह मिल गया। अब उनके पास चुनाव लड़ने के लिए चुनाव चिन्ह नहीं है और ऐसे पार्टी को तबाह किया गया है दोस्तों। तो बीजेपी हर हाल में, हर रणनीति के साथ तीसरी बार सत्ता में लौटने के चांस है दोस्तों। तो ये बात को बुरा नहीं मानना चाहिए। राहुल जी और मोदी दोनों तगड़ी मेहनत कर रहे हैं जनता को जीतने के लिए, लेकिन जो वैकेंट है, जो फीडबैक है, जो सर्वे है, उसके आधार पर बीजेपी दम है। बीजेपी मैंने बताया कि लीडरशिप सबसे बेहतरीन है। वो इंटरनल एक्सटर्नल सर्वे, फीडबैक और लगातार सर्वे कराती, चुपचाप पता नहीं चलता है। उस सर्वे के आधार पर जो कमजोरी होती है उसको दूर करती है और दूर करने के कारण आज बीजेपी सत्ता में है। तो अब सिलसिलेवार राज्यवार 10 राज्यों की बात करेंगे, जिसमें कौन सी पार्टी का कितना वोट बैंक है और कितना वोट शेयर है। तीसरी बात, नरेंद्र मोदी ने सत्ता में पहुंचने के लिए भारत विकसित संकल्प यात्रा को शुरू किया और 66 दिन चली यात्रा, जिसमें 15 राज्य को रिकवर किया और 357 सीट को रिकवर किया। 357 सीट के जहां जहां
भारतीय जनता पार्टी को कमजोरी थी, वहां पर 15 राज्यों में अपनी भारत जोड़ो विकसित यात्रा पहुंचाई और उन्होंने जो है 357 सीटों को दोस्तों रिकवर किया। और जबकि अगर राहुल गांधी की बात करें तो उन्होंने 15 राज्य में 110 सीटों को रिकवर किया। और मोदी की टक्कर पर राहुल ने पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली पिछली साल और अब की बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली है। उन्हें लगता है कि देश की जनता के साथ अन्याय हो रहा है और वो अन्याय के खिलाफ हैं, हम उन दोनों को न्याय देना चाहते हैं। एक पार्टी का एनडीए का वोट शेयर 45 है और जबकि यूपी का 26% है, तो इतना गुना उनसे आधा जब वोट शेयर है तो ये समझ लीजिए आज भी कांग्रेस कमजोर है। तो दोस्तों हमें यह समझना होगा कि आखिर मोदी सत्ता में कैसे लौट रहे हैं, राहुल कहां लौट रहे हैं। लोग दावे कर रहे हैं कि भारत जो संकल्प यात्रा है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, इसके द्वारा बहुत बड़ा रिस्पांस मिलेगा। दोस्तों मिलेगा, अगर आपने कोई पेड़ लगाया तो आज नहीं आने वाले टाइम में मिलेगा। जनता कुटे पिटे लुटे तब जाकर आप जनता के समझ में आता है कि भैया हमें ये नेता नहीं इसकी जरूरत है। तो मोदी की गारंटी है कि 2047 तक मैं भारत को विकसित राष्ट्र बना दूंगा और तीसरा इकोनॉमिक देश अपना होगा। ये मोदी की सोच है। राहुल कहते हैं, अभी किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, एक किसान भी मर गया कि एमएसपी जो किसानों की मूल्य है फसल के वो मांग रहे हैं, जिसमें 4-5 फसल पर किसान को बीजेपी सरकार दे रही है, कोशिश कर रही है, जबकि वे 23 फसलों पर एमएसपी मांग रहे हैं। और दुख की बात यह है कि जो फसल पंजाब में होती है उस फसल पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एमएसपी नहीं दे रही। ज्वार बाजरा तिलहन ऐसे फसलों पर दे रही है, तो किसानों ने उसको नकार दिया। तो राहुल का कहना है कि मेरी सरकार आई तो मैं एमएसपी दूंगा सभी जिस पर किसान मांग रहे हैं। तो राहुल और मोदी आपको देखना है कौन कमजोर है कौन ताकतवर है। आपको वोट शेयर की बात शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोनों ने अपनी खंभ लगा दी है, दोनों अपनी बेहतरीन स्ट्रेटजी के फीडबैक के और कंपेन को रन कर रहे हैं। राहुल की कंपेन खत्म हो गई और मोदी जी की भी जो कंपेन थी भारत जोड़ो न्याय यात्रा वो भी खत्म हो गई। पहला राज्य आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की 26 सीटें हैं लोकसभा और 26 सीट की बात की जाए तो वहां पर वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की पार्टी जिसने 25 सीटों में और 25 पर लड़े 22 जीती और टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी जिसने 25 में केवल 3 सीटें जीती। और यहां पर जो वोट शेयर है इनका वाईएसआर का 49.15 मतलब 15 यानी 49.15 दोस्तों, जबकि टीडीपी का है 49.54 यानी कि वोट शेयर बेहतर है। किसी परिस्थिति से चंद्रबाबू नायडू पिछली साल जो नरेंद्र मोदी एनडीए के साथ बीजेपी के साथ गठबंधन जा रहे थे तो आने टाइम पर वो चले गए, उनकी ऐसी तैसी हो गई, तो इसलिए वो रहे। बचने के बाद इस बार वो अमित शाह से मिल चुके हैं और वो चाहते हैं कि टीडीपी उनको लड़ाए, क्योंकि वोट शेयर जो है वो अच्छा है और यहाँ पर टीडीपी बहुत कुछ कर सकती है। और दूसरी बात, जो अगर राजनीति समीकरण की बात करें तो यहाँ पर टीडीपी मजबूत पार्टी है, लेकिन वाईएसआर जो पार्टी है वो उससे मजबूत है और बीजेपी इसी चीज का फायदा उठाते हुए चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री आंध्रा को अपने साथ ला रही है, गठबंधन की तैयारी हो रही है। तो और जबकि वाईएसआर जो है वो फ्री है, वो मौका देखकर चौका मारती है, तो ये फ्री पार्टी है। ऐसे लोगों को ईडी, इनकम टैक्स और सेल टैक्स और सीबीआई इन सब का कोई भी डर नहीं है। डर उनका है जो गठबंधन बनाते हैं, उसे बीजेपी पेड़ डालती है। तो ये बीजेपी की नई बात नहीं, कांग्रेस की सरकार थी, उनने भी ऐसे लोगों को जानबूझकर डिटेन किया। तो दोस्तों अब एक प्रदेश, तो समीकरण क्या कहते हैं कि भाई चंद्रबाबू नायडू के साथ अगर बीजेपी आती है तो वहां से वाईएसआर को पछाड़कर कम से कम 50% सीट पर कब्जा कर सकते हैं। तो देखते हैं। और हाँ, यहां तक बीजेपी 0 है और कांग्रेस भी 0 है, जबकि और जनसेवा पार्टी है, जनसेवा को 5% वोट मिले दोस्तों, कांग्रेस को 29% वोट मिले। तो यह कांग्रेस का सफाया है और यहां पर 2 पार्टी मजबूत हैं और यही जो है आंध्रा की जो स्थिति है, जो राजनीति उसकी परफॉर्म को बदलेंगी और अपने प्रदेश का काम करेंगी। ठीक है, तो टीडीपी बीजेपी के साथ आ रही है और हो सकता है कि 50% सीट ज्यादा जीत जाए 25 में से। अब
अगले बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में क्या कहना कि 2 सीटें दोनों बीजेपी लड़ी और बीजेपी जीती, कांग्रेस 0 और जेडीएस 0। और जबकि अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का 58.25 वोट शेयर है और 20% कांग्रेस का। यहाँ भी कांग्रेस मेहनत कर सकती है और यहाँ बीजेपी को मात दे सकती है, लेकिन सीट दोस्तों 2019 में एक भी नहीं आई और जेडीएस को 8.95% वोट शेयर है। तो यहाँ के समीकरण 2 सीटें हैं, यहाँ पर कांग्रेस मेहनत करे तो बीजेपी को पछाड़ सकती है। अब आती गोवा की 2 सीटें, गोवा में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान हुआ 2019 में, तो 2 सीटों में कांग्रेस जीत गई और एक बीजेपी जीत गई, जबकि यहाँ भी बीजेपी मजबूत है 51.18 और बीजेपी का 51.18 वोट शेयर है, जबकि कांग्रेस का 52.92% वोट बैंक है। तो यहाँ भी कांग्रेस कमजोर नहीं है, 2 सीटें, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे गुजरात में चलते हैं दोस्तों। गुजरात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछली साल राहुल गांधी ने बहुत जमकर वहां मेहनत की, जिसके बाद वोट शेयर था तो आगे बढ़कर 32.11 पहुंच गया। और जबकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने 2019 में 26 सीटों में 26 जीत ली और 62.21% वोट शेयर रहा बीजेपी का दोस्तों। तो कांग्रेस यहां पर मेहनत करे तो बहुत बड़े परिणाम कांग्रेस को मिल सकते हैं। और बीएसपी हर जगह अड़ंगा लगाती है, 25 सीट पर लड़ी 0, जिसका 0.86 यानी 1% वोट बैंक नहीं है। तो मायावती जिस दमखम से यूपी में लड़ना चाह रही हैं, बुझी हुई ऊर्जा और गठबंधन के बिना और एक वोट को राज्यसभा में बीजेपी को दे देती है, तो उनका क्या होगा। जो सोशल इंजीनियरिंग की माहिर थी, आज उनकी सोशल इंजीनियरिंग एक ब्राह्मण को अपने पार्टी में जोड़कर ऐसी तैसी कर ली है। तो अब देखते हैं कि मायावती का क्या होता है आगे बात। यहां पर जो ओबीसी है, पाटीदार है, क्षत्रिय, ब्राह्मण है, इन लोगों का वर्चस्व है। यही लोग जो गुजरात है इसकी समीकरण उसकी तय करते हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो ये लोग जिसके पक्ष में चलेगा तो वही लोग सत्ता में पहुंचते हैं। तो क्षत्रिय, ब्राह्मण और ओबीसी नरेंद्र मोदी हैं, पाटीदार के लोगों को जोड़कर अपने साथ फिर से 26 सीटें जीतने का आंकड़ा है। लेकिन यहाँ पर अगर राहुल गांधी तगड़ी मेहनत करते हैं तो वो बीजेपी से 5-6 सीटें आराम से छीन लेंगे, क्योंकि यहाँ का जो वोट शेयर बताता है कि 32.11 के हिसाब से यहाँ राहुल को मेहनत करने की जरूरत है। हरियाणा 10 सीटें और हरियाणा की 10 सीटें में दोस्तों बात करें, इसमें बीजेपी को 10 में लड़ी, 10 जीत गई, कांग्रेस 0 वंडा। और पार्टी की बात में पहले वोट शेयर, बीजेपी का वोट शेयर 58.02 और कांग्रेस का 28.42। यहां भी बीजेपी कांग्रेस कमजोर है, बीजेपी सक्षम है। और यहां पर जो सरकार बीजेपी की मोहनलाल खट्टर की, तो वो यहां पर अगर राहुल दमखम से लड़े तो उन्हें उम्मीद है कि अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के द्वारा ये कांग्रेस ने बहुत तगड़ी 4 कमेटी गठन कर दी है और कमेटी के द्वारा अब हरियाणा में बीजेपी को पछाड़ने का समीकरण बना रहे हैं। तो देखते हैं कि कांग्रेस कितनी सीटें वहां से जीतती है। लेकिन यहां पर जो वर्चस्व है बीजेपी का है, बीजेपी सरकार, यहाँ भी बीएसपी ने अपना अड़ंगा लगाया, 10 सीट पर ली 0 आया। तो यहाँ पर जो है 3.64 जो है वोट शेयर है बसपा का। और आगे बात करते हैं जेजेपी, जो 10 पर लड़ी 0 और 5.25% वोट शेयर है इनका। और यहाँ पर इनेलो है, जो ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी है, वो भी खंभ लगाते हैं, जो बहुत शिक्षा घोटाले में काफी उनके परिवार ने जो थे वो जेल गए थे और बहुत सारे घोटालों में फंसे थे। तो ऐसे लोगों पर जो घोटाले पर फंस चुके हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी, कोई भी हो, इन लोगों को जनता नकार चुकी है। जो लोग पार्टीवाद हैं, जो पार्टी चला रहे हैं, वो परिवारवाद पार्टी चला रहे हैं, ऐसे जनता नकार चुकी है। नरेंद्र मोदी को देश की जनता पसंद कर रही है और उसको गिराना अभी मुश्किल है, क्योंकि वोट शेयर लगातार बीजेपी का बढ़ रहा है और पार्टी का लगातार घट रहा है। तो इससे संदेश आ रहा है कि तीसरी बार मोदी पहुंचेंगे। ये समीकरण बता रही, मैं नहीं बता रहा हूं, ये जो एनालिसिस में कर रहा हूं ये बता रहा है। तो भूपेंद्र हुड्डा जो है
हरियाणा में लगे पड़े हैं कि भैया अब की बार बीजेपी को पछाड़ देंगे। दोस्तों देखना है कि भूपेंद्र हुड्डा में, पूर्व मुख्यमंत्री में दम है कि वो 2-4 सीटें जिला सके। तो इस तरह जो कांग्रेस के नेता हैं एक भी सीट दिला नहीं पाते हैं। बड़े बड़े नेता की बात करते हैं, बीजेपी आराम से सीट जीत कर ले जाती है, पूरी 10 सीट दोस्तों, पूरी 10 सीटें जीत कर ले गई वो बीजेपी हरियाणा से। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के, उनने एक भी सीट नहीं। तो ऐसे नकारा लोगों की जगह ऊर्जावान लोगों को अगर कांग्रेस लगाती है, रणनीति के साथ चलती है, तो जरूर जीत मिलेगी। अब ये था समीकरण दोस्तों। अब कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक का एक वोट 100 करोड़, वो बहुत फेमस हुआ, सरकार गिरा दी थी कांग्रेस की। फिलहाल उस बात को नहीं बढ़ाते हैं। तो 28 सीटें कर्नाटक की, जिसमें बीजेपी को जो है 28 सीट में 26 पे लड़ी ये क्या कहते हैं, बीजेपी 27 पे लड़ी और 26 जीती दोस्तों। और एक सीट जो है इंडिपेंडेंट थी, निर्दलीय, उसको बीजेपी अपने साथ ली। तो कर्नाटक में 27 सीटें रिकवर कर गई बीजेपी, जिसमें 51.38 51.38 वोट शेयर रहा। और जबकि एक सीट जीतने के बाद जो वोट शेयर बना एनडीए का, वो 53.30 53.30। तो अगर कांग्रेस की बात कर लें, यहां पर कांग्रेस जो है वो भी लड़ी और एक सीट जीती, जिसका 31.88% वोट, और जेडीएस की एक सीट जीती। तो यूपी के पास कुल मिलाकर 2 सीटें आई, जो 2 सीटें का अगर वोट शेयर निकाला जाए तो 51.55 निकला दोस्तों। यहां भी कांग्रेस कमजोर नहीं है। अगर कांग्रेस मन से कम काम करे तो जनता के बीच में जाए मुद्दों को लेकर, तो जरूर सफलता मिलेगी। समीकरण सिद्धमैया सरकार है। और अगर बीजेपी जेडीएस, पहले जेडीएस जो थी 2019 में यूपीए के साथ थी, अब की बार जेडीएस के साथ मिलकर बीजेपी यहां पर फिर से दमखम से लड़ेगी। और अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन शेयर वोट बैंक फिर भी कर्नाटक में बीजेपी का ज्यादा है। अब 7वां राज्य हिमाचल प्रदेश, 4 सीटें, बीजेपी को 4 सीटों में चारों जीत गई। कांग्रेस 4 लड़ी 0, और बीएसपी 4 लड़ी 0, उसका 0.80% बीएसपी का शेयर। और जबकि बीजेपी का 69.12 यानी 69.11% वोट है। सबसे ज्यादा वोट बैंक है हिमाचल पर 4 सीट में। और जहां कांग्रेस की सरकार है, जो सुक्खू कांग्रेस के मुख्यमंत्री अभी जो चुनाव हुआ एक सीट में, उसमें ये लोगों का मीडिया में आरोप है कि जानबूझकर कांग्रेस से जो राज्यसभा की सीट छीनी गई दोस्तों। तो यहां पर कांग्रेस को 27.30% वोट शेयर है। और ये 27.30 शेयर कम नहीं है। अगर यहाँ पर अगर कांग्रेस दमखम से लड़े तो यहाँ भी बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन 0 अंडा जब सीट मिली है तो इस बार दो सीटें जीत सकती है अगर मेहनत करे तब। अब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। यहाँ पर बीजेपी 370 धारा 2019 के जो लोकसभा चुनाव में जीती थी, जो वादा किया अपने मैनिफेस्टो में वो पूरा किया, 370 हटाई। जो वहां के स्थानीय लोगों को एक विशेष अधिकार था 370 में दोस्तों, उस 370 के अधिकार के तहत वहां के नेता लोग पड़े पड़े खाते थे। राशन पानी बहुत कम रेट पर मिलता था, जिसको मोदी ने हटा दिया। और उनके जो नेता थे उनको सबको जेल में भेज दिया, जिसके कारण वहां पर जो खुशहाली आई है। तो बीजेपी को इसी वजह से वहां पर भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटों में से 3 सीटें जीती थी 2019 में। और JKNC नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर, इसमें 3 में से 3 फारूक अब्दुल्ला जीत के ले गए। और NIC जो है वो 3 सीटों पर लड़ी, 0 अंडा। अब बात करते हैं बीजेपी का वोट शेयर जम्मू कश्मीर में 46.39, कांग्रेस का 7.89 और NIC जो कांग्रेस है उसका 28.47, यानी यहाँ भी कांग्रेस में उत्तम है। कांग्रेस यहाँ बहुत कुछ कर सकती है। अब केरला की बात करते हैं, 20 लोकसभा सीट दोस्तों, इसमें UDF लड़ी थी 20 सीटों पर और 19 जीत गई, ठीक है। जिसमें कांग्रेस लड़ी 1 सीट पर, जो 20 सीट पर लड़ी तो केवल कांग्रेस 1 जीती। और जो UDF है, UDF का 47.24% वोट बैंक है दोस्तों, वोट शेयर है। और यहाँ पर जो एनडीए के साथ थी, अब इस बार देखना है कि UDF एनडीए के साथ आती है नहीं। कांग्रेस का अच्छा यहाँ पर रिस्पॉन्स है, कांग्रेस 32.37% है। अगर 2019 से अगर इस बार अच्छी मेहनत की जाए तो उम्मीद है कि कांग्रेस यहाँ पर हाथ के पंजे को रिस्पॉन्स दे सकती है। अगली 10वीं सीट की बात करते हैं, मध्य प्रदेश, मोहन यादव की सरकार। भारतीय जनता पार्टी ने
बिहार सटे उत्तर प्रदेश के दोनों पर नई रणनीति के तहत, यानी बिहार में जो नीतीश कुमार और जो लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, और उस सरकार में तेजस्वी जो बहुत ज्यादा कद बढ़ता जा रहा है यादव का, उस कद को रोकने के लिए, उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव के कद को रोकने के लिए मोहन यादव को प्लांट किया, और वहां पर जो विधानसभा चुनाव हुए 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत से सरकार आई, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो मध्य प्रदेश में 2019 में 29 सीटों में बीजेपी ने 29 सीटों पर लड़ी, 28 जीती, 58% वोट शेयर। कांग्रेस 29 पर लड़ी, सिर्फ 1 जीती, 34.50% वोट शेयर। और बीएसपी 25 सीट पर लड़ी, 0 जीती, 2.38 वोट शेयर रहा। तो ये 10 राज्य रहे दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। इसी तरह मैं अब अगले जो राज्य हैं उनका वोट शेयर बता रहूंगा। तो इस शेयर 10 राज्यों के जो हमने वोट शेयर को निकाला था, कांग्रेस, यूपीए और एनडीए, तो उन दोनों में कौन भारी पड़ रहा है, आप वीडियो को देखकर हमें कमेंट करें। यहां भी मोदी भारी है, और भारी है तो भारी जीतेगा, हल्का कमजोर है हारेगा, ऐसा ये रिपोर्ट बताती है। तो कांग्रेस हो, बसपा हो, बीजेपी हो, सब लोग अपने पार्टी का ख्याल रखें, अपने आप का ख्याल रखें। और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें, और क्यूआर कोड पर सपोर्ट करना चाहते हैं, मुझे आर्थिक रूप से आर्थिक रूप से कमजोरी में चल रहा हूं, तो आप मुझे आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। और अपने अपने परिवार का ख्याल रखिए दोस्तों। आप जीत के आइए, लोकसभा चुनाव लड़िए, हमारी शुभकामना आपके साथ। थैंक यू सो मच। 5 देश